दोस्तों आज हम बात करेंगे ईसीजी। आज का टॉपिक है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी ये बड़ा कॉमन टर्म है। अब अगर आपको चेस्ट में पेन होता है, रिगार्डलेस कि आपका हार्ट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, लेकिन हम ईसीजी करा लेते हैं ताकि जो है हम ईसीजी से हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता चल जाता है कि आखिर हार्ट बीट या हार्ट जो है कैसे काम कर रहा है। वो हमें ईसीजी में जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं वो हमको पता चल जाता है। तो उसमें होता क्या है कि हम हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, मशीन लगा देते हैं इलेक्ट्रोड, और वो जो निडल है वो मूव करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। उसी बेसिस पे जो है जो निडल मूव करता है तो वो जो है पेपर पे जो है वो आप शो करेगा। वो जो निडल मूव करता है वो पेपर पे शो करता है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टोरियल एनालिसिस होती है। तो मैं उसको बताऊंगा। और लिटरली ईसीजी को समझना हो तो ईसीजी जो है, अगर हम आपकी बात करें कि ईसीजी का मतलब क्या है, ई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। कार्डियो किसका, हार्ट का, और ग्राफिक जो होता है वो जो निडल मूव करता है। और जब निडल मूव करता है तो वो जो है ग्राफ पे, जो पेपर पे आपने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनाता रहता है वेव, निडल मूव करके, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये है इसका लिटरली मीनिंग। और दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी समझना हो तो हमारी और आपकी कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक दूसरे से जब कनेक्ट होंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा, और जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो वो आपके ब्रेन में कॉन्सोलिडेट हो जाएगा। कॉन्सोलिडेट मतलब सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, कोई भी पढ़ाई कर लीजिए आप, स्टडी, उसमें सी क्यूब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। C⁻³ जिसको बोलते हैं सी क्यूब, तो उसको बोलते हैं सी कनेक्टिविटी, कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सोलिडेटेड परमानेंटली इन योर माइंड। यही फार्मूला, अगर कोई भी एग्जाम आपको क्रैक करना, कुछ भी करना हो, तो सी क्यूब का फार्मूला अपनाइए और आपका रिजल्ट देखिए बेहतरीन होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द ईसीजी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द कार्डियक सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एंड प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, तभी कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको। इसके पहले वाले वीडियो भी है, वो आपको देखना बहुत जरूरी है, आप देखिए उसको, क्योंकि उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है हार्ट के बारे में, चैम्बर, उसका कॉन्ट्रैक्शन, रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम ईसीजी के बारे में। जब हम ईसीजी की बात करते हैं तो ये हमारा जो है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा हार्ट के बात करते हैं। हार्ट में दोस्तों हार्ट का ऐसे नोड होता है, हमें पता है कि ऐसे नोड होता है, यहां से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंपल्स कंडक्ट होता है। तो सबसे पहले एट्रियम में जाता है और फिर एवी नोड, ऐसे नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड एंड एवी नोड। ये एवी नोड के जरिए बंडल ऑफ हिज, ये क्या, बंडल ऑफ हिज पर्किंजे फाइबर, और फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वेंट्रिकुलर सिस्टम में जनरेट होता है। यहां का जो पूरी जो एक्टिविटी है यहां पे, वो मैंने पूरा ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मैं बताऊंगा आपको कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो ये दोस्तों कि ऐसे नोड में जो इंपल्स कंडक्ट हुआ या एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, वो एक्शन पोटेंशियल एवी नोड से होते हुए जाता है, क्योंकि एट्रियम से वेंट्रिकुलम में अगर जाना हो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, अगर कंडक्टेंस हो, तो सिर्फ एवी नोड एक रास्ता है। क्योंकि ये जो आप ग्रीन देख रहे हैं वो फाइब्रस एनुलस है, वो इंसुलेटर है, वो बैड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, अगर इसको जाना तो एवी नोड के जरिए ही जाना होगा। सबसे पहली पॉइंट तो ये आप याद रखिए। दूसरा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की स्पीड, वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे नोड में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जो स्पीड होती है वो मॉडरेट होती है। मॉडरेट मतलब नॉर्मल होती है। एवी नोड में जो इलेक्ट्रिकल जो करंट पास होता है उसकी स्पीड स्लो होती है, क्योंकि वो भी जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वहां पे इंसुलेटर टाइप का काम करता है, वहां स्लो हो जाती है। और जब ये पर्किंजे सिस्टम में आता है, जब पर्किंजे सिस्टम में आता है वेंट्रिकुलर, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है।
द रीजन इज देयर बिहाइंड। क्या रीजन है उसका? उसका रीजन ये है कि एवी नोड पे थोड़ी देर के इलेक्ट्रिकल करंट होल्ड हो जाता है ताकि ये चैम्बर पूरी तरह से फिल हो जाए, और जब पूरी तरह से फिल हो जाता है तब ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पास होती है, तब वेंट्रिकुलर पंप करके पूरी बॉडी में जो है ब्लड को जो है पास आउट करता है, पंप करता है, पूरी बॉडी में पंप करता है। तो ये है कॉन्सेप्ट यहाँ पे। यही कॉन्सेप्ट जो है हम यहाँ पे बताएंगे कि आखिर जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है वो क्या डिटेक्ट करता है, वो निडल कौन सी डिटेक्ट करती है। तो दोस्तों उसके बाद जो है जब ये चीज अगर आपको समझ में आ गया तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है? ये देखिए आपका ये मायोकार्डियल सेल, ऊपर से पूरे नीचे वाला सेल जो है उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है कंडक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट पास हो रहा है, और उस पास होने की वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलेशन, वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल, वेंट्रिकुलर डीपोलाइजेशन जनरेट होता है। तो होता क्या है यहाँ पे कि एक जगह हमने स्टिमुलस दिया ऐसे नोट पे, तो हम देखते हैं बिल्कुल वही कहानी है कि अगर हम एक साइकिल को देंगे तो पूरी साइकिल गिर जाती है, लाइन में खड़ी होती है। तो ये जो मूवमेंट होता है वो ऊपर से एट्रियल से बिल्कुल वेंट्रिकल तक जाना, करंट मूवमेंट। लेट अस स्टार्ट। तो दोस्तों ये एक सेल है, मायोकार्डियल सेल है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को समझे कि मायोकार्डियल सेल क्या है। मायोकार्डियल में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है? यार इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब यह कि जो हमारी सेल्स है उसका एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो -90 मिली वोल्ट है। वो ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी जितनी भी सेल्स है, ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स इन आवर बॉडी, हमारे मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम एटीपीज है, सोडियम पोटेशियम एटीपीज, जिसमें 3 सोडियम बाहर जाता है, 2 पोटेशियम अंदर आता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि पोटेशियम जो है सेल के अंदर रिच होता है और आउटर सराउंडिंग में सोडियम ज्यादा होता है, सोडियम ज्यादा होता है। ये तो पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो इसकी वजह से जो हर सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो है -90 मिली वोल्ट। तो देखिए मैं आपको बताता हूं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हर सेल का, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हर सेल का जो होता है वो क्या होता है? -90 मिली वोल्ट, -90 मिली वोल्ट। देखिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट ये है सेल जो है हमेशा रेस्ट में रहता है। सेल जो है हमेशा रेस्ट में रहता है, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब आइए दोस्तों, जब एसए नोड को स्टिमुलस मिलता है तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये देखिए ये चला जाता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोले तो -70 मिली वोल्ट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, दोनों में फर्क क्या हुआ? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इस पोटेंशियल पे हमारा एक चैनल खुलता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम चैनल। तो दोस्तों यहां से फिर जब सोडियम चैनल यहां से खुलता है तो हमारा सोडियम जो है अंदर आता है, सोडियम अंदर आता है। ये देखिए सोडियम अंदर आता है, ठीक है, सोडियम अंदर आता है। जब ये सोडियम अंदर आने लगता है तो सोडियम बाहर ज्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेशन अंदर आने लगता है, तो ये क्या होता है? इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो धीरे धीरे जो इसकी दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है -90 से -50 -20 एंड देन 0 एंड देन +10 ये तो यार ये जो हुआ ना, ये हो गया आपकी मेम्ब्रेन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लॉस्ट हो गई और ये पॉजिटिव आ गया। इसी को तो बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या होते हैं? डीपोलराइजेशन। और ये डीपोलराइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि जब ऐसे नोड को स्टिमुलस हुआ तब यहां से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पास हुई तो -90 मिली वोल्ट जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो -70 मिली वोल्ट हो गया। और -70 मिली वोल्ट जब हुआ तो इसके तो सोडियम जो है चैनल खुल गया, सोडियम कैटायन अंदर आएगा। जब दोस्तों कैटायन अंदर आएगा
तो जब दोस्तों कैटायन अंदर आएगा तो ये जो आपका मेम्ब्रेन जो है पॉजिटिविटी की तरफ भागेगी और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लॉस हो जाएगा +10 मिली वोल्ट, और इसी को बोलते हैं कि मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज्ड हो गया। क्या हो गया? डीपोलराइज्ड हो गया। साइमल्टेनियसली उसी के साथ में आपका यहां पे आपको बताऊं, पोटेशियम जो है, पोटेशियम चैनल जो है ओपन हो जाता है। अब पोटेशियम जो है सेल से बाहर निकलने लगता है, यहां पे पोटेशियम बाहर निकलने लगता है। तो दोस्तों जब पोटेशियम बाहर होगा तो फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिकॉज एट द सेम टाइम कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर जो है कैल्शियम आने लगता है। सेल के अंदर पोटेशियम जाने लगता है बाहर, और पोटेशियम जाने लगता है बाहर और कैल्शियम आने लगता है अंदर। तो जब कैल्शियम पोटेशियम आता है तो नेट जो आपका मूवमेंट होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, काउंटर हो जाता है। जब नेट मूवमेंट आपका हो जाता है तो ये आपका जो है प्लेटू फेस आता है। ये आपका प्लेटू फेस हो जाता है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन हो जाता है, प्लेटू फेस हो जाता है। तो यहां पे डीपोलराइज हो गया, यहां पे आपका प्लेटू फेस हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कैल्शियम का जो चैनल है ना वो बंद हो जाता है। कैल्शियम का चैनल जो है वो बंद हो जाता है और पोटेशियम जो है बाहर की तरफ मूव करने लगता है। बड़ी तेजी से पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करने लगता है। और जब पोटेशियम बाहर की तरफ मूव कर, कैटायन बाहर की तरफ मूव करने लगे, तो दोस्तों उसी वक्त क्या होता है आपको समझना होगा कि मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज्ड हो गया। मेम्ब्रेन क्या हो गया? डीपोलराइज्ड हो गया। वो दोबारा जो है आपके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे दोबारा चलाया। कहाँ चलाया? दोबारा चलाया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो आप देखेंगे कि मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड, प्लेटू फेस एंड देन रीपोलराइज्ड। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, और इसी को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे सेल में जो करंट का मूवमेंट हो रहा है और मेम्ब्रेन जो है स्वीपिंग अलोंग द मेम्ब्रेन, तो वो क्या होता है? उसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। फिर से देखिए, ये एक सेल है, यहां स्टिमुलस मिला, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट जब हुआ आफ्टर स्टिमुलस, तो दोस्तों ये सोडियम चैनल खुल जाता है, तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाता है। और फिर पोटेशियम और कैल्शियम चैनल जो है दोनों काउंटर करते हैं, तो उस पर प्लेटू फेस है। लेकिन जैसे कैल्शियम चैनल बंद हो जाता है तो पोटेशियम बाहर की तरफ होता है, तो वो दोबारा मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तरफ आती है, क्योंकि प्लस बाहर जा रहा है, कैटायन बाहर जा रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो रीपोलराइजेशन हो जाता है। अब ये है कि आपका एक में हुआ तो दूसरे में कैसे हुआ, तीसरे में कैसे हुआ? तो होता है क्या है दोस्तों कि जो सोडियम है, कुछ सोडियम जो है यहां चैनल है, गैप जंक्शन है, ये सोडियम जो है मूव कर जाता है दूसरे सेल में। ये जैसे ही दूसरे सेल में जाता है वैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट से -70 मिली वोल्ट जो है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव करता है। ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल फिर सोडियम की वजह से जाता है डीपोलराइजेशन, फिर पोटेशियम कैल्शियम खुलते हैं तो प्लेटू फेस, नो नेट मूवमेंट ऑफ कैटायन। फिर जब कैल्शियम बंद हो जाता है तो पोटेशियम बाहर की तरफ जाता है, तो दोबारा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रीगेन कर लेता है, दैट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। उसके बाद देखिए इन द सेम वे आप देखेंगे कि यहां पे भी जो है आपका सोडियम यहां पे अंदर आया, गैप जंक्शन है तीसरे सेल में, सोडियम अंदर आया, और बिल्कुल वैसे ही जो है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर रीच टू थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, फिर डीपोलराइजेशन, फिर प्लेटू फेस एंड देन रीपोलराइजेशन। बिल्कुल सेम सिचुएशन जो है कैरी करता है एंड सो फोर्थ। तो ऐसे मूव करता रहता है। बहुत ही आसान है दोस्त। देखिए होता क्या, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ईसीजी समझना हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट समझना होगा। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहाँ? ऐसे नोड से मूव करता है, एवी नोड से मूव करता है पर्किंजे सिस्टम में। पर्किंजे सिस्टम तो ऐसे नोड से मूव किया तो एट्रियल डीपोलराइजेशन, फिर एवी नोड से मूव किया तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये
एक से दूसरे सेल में मूव करता है, दूसरे से तीसरे सेल में, तो इट इज इन द एक्शन, तो इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन। तो दोस्तों यहां कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे कनेक्टिविटी आप देखिए क्या है, एक सेल की दूसरे सेल से कनेक्टिविटी है, दूसरे से तीसरे सेल की कनेक्टिविटी है। और कंसेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों, कंसेप्ट ये है कि यहां पे मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुआ और रीपोलराइज हुआ, तो कुछ सोडियम जो है दूसरे में चला गया, तो ये मेम्ब्रेन फिर डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन हो गया, ये कॉन्सेप्ट है। और ये जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो ब्रेन में कॉन्सोलिडेट हो जाता है, तो ब्रेन में कॉन्सोलिडेट हो जाता है। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया, ओके। तो आइए, तो ये होता है आपका मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन। तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन जो होता है, ये ही इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द मायोकार्डियल सेल। अब हम आते हैं इस ग्राफ का, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जब ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रहा है, अगर आप यहां पे देखेंगे ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो जनरेट हो रहा है, तो सबसे पहले जो एट्रियम है ना वो डीपोलराइज होता है। एट्रियम जो है डीपोलराइज, कैसे एट्रियम डीपोलराइज होगा ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वो ऐसे होगा कि पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल एंड देन आफ्टर दैट डीपोलराइजेशन। तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन, तो पहला जो यह फिगर आप देखेंगे वो कहलाता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। और नीचे की तरफ जो होता है ना, तो जो निडल जो है, जो मशीन की निडल है, उसको वो पॉजिटिव डिटेक्ट करता है, उसको पॉजिटिव नीचे की तरफ है तो वो क्या कहलाएगा पॉजिटिव वेक्टर, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव वेक्टर। तो पॉजिटिव वेव, तो ये जो पहला वेव है इसको बोलते हैं पी वेव। क्या है पी वेव। तो आप जो है पेपर पे जो निडल मूव करता है तो यहाँ पे जो वेव जनरेट होता है, जो वेव बनता है, उसको बोलते हैं पी वेव। तो पी वेव जैसे ही आप देखें तो उस वक्त आप समझ जाइए कि एट्रियल डीपोलराइज हो रहा है, एट्रियल डीपोलराइज हो रहा है, एट्रियल डीपोलराइज हो रहा है, ओके। उसके बाद एट्रियम के बाद आता है एसए नोड, आता है एसए नोड। दोस्तों जब यहां से करंट पास होता है तो वो एसए नोड, मैंने सॉरी एवी नोड, एवी नोड, एसए नोड से जब एवी नोड जाता है तो मैंने बताया है कि एवी नोड, एवी नोड, एवी नोड, एवी नोड, ये एवी नोड में जब करंट पास होता है तो ये इतना वीक होता है कि इसको जो है इलेक्ट्रोड डिरेक्ट नहीं कर पाता है, इसको इलेक्ट्रोड डिरेक्ट नहीं कर पाता, तो इसीलिए ये जो है कहलाता है आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। वीक करंट पास होता है तो कोई वेव नहीं बन पाता, यहाँ पे कोई वेव नहीं बन पाता, इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। तो ये आपका एट्रियम डीपोलराइजेशन पी वेव, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन एवी से पास होते हुए जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्या है दोस्तों क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्या है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स? ये ऐसे नोड से जो है मैं आपको बताऊं, ऐसे नोड से एवी नोड पे गया, एवी नोड, तो एवी नोड पे, ऐसे नोड पे पी वेव, ऐसे नोड पे पी वेव, एवी नोड पे आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन। अब ये जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, ये उसके बाद जो वेव जनरेट होता है वो कहलाता है क्यूआरएस। क्या कहलाता है? क्यूआरएस कहलाता है। अब ये जो क्यूआरएस है आपका, वो ये क्या है? एट्रियल सेप्टम है, वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें देखिए 3 वेव है। सबसे पहले क्यू वेव है, आर है और एस वेव है। यहां पे आपको ये करना होगा कि ये क्या है? क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, यानी कि 3 वेव है। तो पहले हम बात करते हैं क्यू वेव कैसे जनरेट होता है। क्यू वेव, तो क्यू वेव क्या होता है? जो सेप्टम है ना, आपको पता है हार्ट का जो है ये एरिया क्या है? सेप्टम है भाई। ये एरिया जो है वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम है, ये एट्रियल के बीच का सेप्टम है, और ये सेप्टल एरिया है, ये सेप्टम एरिया है। तो ये सेप्टम में जब
करंट पास होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तो जब सेप्टम डीपोलराइज होता है तो दोस्तों जो निडल होती है इसका जो डीपोलराइजेशन होता है वो उसका जो होता है वो ऊपर की तरफ जो है डायरेक्शन होता है। और दोस्तों जो निडल उसको वो नेगेटिव वेव जो है उसको जो है डिटेक्ट करती है, नेगेटिव वेव ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ है। लेकिन सेप्टम क्या होता है कि डीपोलराइजेशन की कंडीशन जो होती है, जो उसका मूवमेंट होता है, जो डिटेक्ट करता है वो ऊपर की तरफ निडल डिटेक्ट करती है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव वेव। एक्चुअली होता क्या है कि ये देखिए, ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं। अगर आपका ये हार्ट है, ओके, अगर आपका मान लीजिए कि ये हार्ट है, ठीक है, तो जो मशीन जो है वो ऐसे लगी होती है और ये नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो मशीन का जो पेपर होता है अगर इधर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव वेव होगा और ऊपर की तरफ डिटेक्ट होता है तो वो नेगेटिव वेव डिटेक्ट होता है। पर इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। तो यहां पे इसीलिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के नीचे जो ये क्यू वेव है तो उसको डिटेक्ट करता है क्यू वेव। तो इस वक्त क्या होता है, सेप्टम डीपोलराइजेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं नेगेटिव वेव, क्योंकि ऊपर की तरफ होता है, ये इसका जो डायरेक्शन होता है वो ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि मूव तो इस तरह कर रहा है, एट्रियम से वेंट्रिकुलर जाना है, लेकिन इसके डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है, तो उसको जो निडल डिटेक्ट करती है वो क्यू वेव डिटेक्ट करती है, सेप्टम डीपोलराइजेशन नेगेटिव वेव। अब आइए अगला हिस्सा क्या हुआ, ये पूरा परकिंजे सिस्टम जो है यहां पे जब ट्रेवल करता है करंट तो पूरा वेंट्रिकुलर डीपोलराइज होता है। और दोस्तों जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइज होता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेक्टर जनरेट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग वेव जनरेट होता है, एंड दैट वेव इज कॉल्ड आर वेव। देखिए पीक देखिए इस वेव की, आर वेव, क्योंकि पूरी की पूरी स्टोरी है वेंट्रिकल, क्योंकि पूरा सिस्टम है, पूरा ब्लड सिस्टम है, उसको पंप करना है, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर पूरा डीपोलराइज होता है, सिस्टोलिक फेस डीपोलराइज होता है, जिसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं। तो ये है आपका वेंट्रिकुलर। उसके बाद ये ऊपर जाता है बेसल एरिया पे। जब बेसल एरिया पे करता है मेरे भाई, तो बेसल एरिया का जो मूवमेंट होता है वो नेट मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है, तो वह एस होता है, नेगेटिव होता है, तो उसको एस बोलते हैं। तो ये बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली होता है क्या, हार्ट क्या है, ये एरिया आपका एपेक्स है, हार्ट का एपेक्स है, और ये आपका बेसल एरिया है। तो पहले एपेक्स एरिया पूरा डीपोलराइज हुआ, एपेक्स एरिया, फिर बेसल एरिया, बीच का बेसल एरिया, फिर डीपोलराइजेशन होता है। तो पूरी कहानी जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में 3 वेव बना, क्यू से सेप्टम डीपोलराइजेशन, आर से आपका जो है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और उसके बाद बेसल एरिया डीपोलराइजेशन, तो ये बनता क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। दोस्तों जब कंप्लीट पोलराइजेशन हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया, कंप्लीट जो है डीपोलराइज हो गया, पूरा का पूरा वेंट्रिकुलर, ये देखिए ये पूरा वेंट्रिकुलर डीपोलराइज हो गया, तो फिर उसके बाद कोई वेव नहीं जनरेट होगी, तो ये प्लेटो फेस होता है, यहां से यहां तक प्लेटो फेस होता है, यहां से यहां तक प्लेटो फेस होता है। उसके बाद जो टी वेव है ना, टी वेव क्या होगा, दोबारा रीपोलराइजेशन होगा। एक बार जब डीपोलराइजेशन पूरा वेंट्रिकुलर का पूरा सिस्टम हो गया तो रीपोलराइजेशन होगा, और जब ये रीपोलराइजेशन होता है तब टी वेव जनरेट होती है। कितना मतलब कितनी खूबसूरती है, मतलब बनाया है सिस्टम का, देखिए हिसाब किताब। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द सेल, इन द कार्डियक सेल, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और निडल जो पेपर मूव करता है ईसीजी में वो इसको काउंट करता है, ठीक है। आइए एक बार और देखते हैं। पी वेव कितनी है, पी है, क्यूआरएस वेव है और टी वेव है। 3 वेव आपको जो है वो दिखता है पेपर में, निडल उसको काउंट करती है। पी वेव दोस्तों जो है कब होता है, पी वेव जब आर्टेरियल डीपोलराइजेशन होता है। अब आप कहेंगे कि यहां पे क्वेश्चन है कि एट्रियल डीपोलराइजेशन, चलो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, लेकिन वेंट्रिकुलर का रीपोलराइजेशन है, एट्रियम का रीपोलराइजेशन वाला ग्राफ कहाँ है, तो उसका आंसर ये है कि एट्रियम डीपोलराइज होता है, और जब एट्रियम का रीपोलराइजेशन होता है तो वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन इतना ज्यादा होता है कि उसको मास्क कर देता है, उसको इनहिबिट कर देता है, वो ग्राफ में नहीं दिखता, डिटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन बहुत स्ट्रांग है, तो एट्रियम का रीपोलराइजेशन नहीं दिखता है। और उसके बाद जब डीपोलराइज हो जाता है, एट्रियम वेंट्रिकुलर का जो है रीपोलराइजेशन दिखता है, ओके।
तो पी वेव, क्यूआरएस वेव एंड टी वेव, ये तीन तरह की वेव है। पी वेव जो है आपका पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल का डीपोलराइजेशन। पी वेव एवी नोड का नो डीपोलराइजेशन क्योंकि वीक सिग्नल है, तो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बोलते हैं इसको, ये प्लेटू फेस है। उसके बाद क्यू जो है, क्यू क्या होता है आपका, सेप्टम डीपोलराइजेशन। ये जो सेप्टम एरिया है, ये जो एरिया है सेप्टम एरिया, ये जो एरिया सेप्टम एरिया डीपोलराइज होता है, तो क्यू नेगेटिव होता है क्योंकि डायरेक्शन ऊपर होता है, तो क्यू नेगेटिव है, क्यू वेक्टर। उसके बाद जो है, जो आपका वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जब होता है, जो स्ट्रॉन्ग वेव जनरेट करता है, क्योंकि वेंट्रिकुलर में पर्किंजे सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग वेव जनरेट करता है, जिसका जो है स्ट्रॉन्ग वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, तो स्ट्रॉन्ग वेव जनरेट होता है, तो वो क्या होता है, आर होता है। उसके बाद जब बेजल एरिया बचता है, बेजल एरिया, तो जब बेजल एरिया बचता है, तो जब बेजल एरिया दोस्तों बचता है, वो उसका जब डीपोलराइजेशन होता है तो एस वेव जनरेट करता है। यार बहुत ही आसान है, अगर मतलब हार्ट का अगर आपको देखना हो, हार्ट के बारे में, तो यार हार्ट में आपको जो है, देखिए वेंट्रिकल सिस्टम को पहले क्या होगा, ये सेप्टम, पहले सेप्टम डीपोलराइज होगा जो पर्किंजे सिस्टम है। उसके बाद जो है इधर आपको देखिए, इधर मैं बताता हूँ, इधर देखिए ये सेप्टम है, तो सबसे पहले ये जो एरिया है वो सेप्टम डीपोलराइज होगा, फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइज होगा, और फिर ये बेजल एरिया है, बेजल एरिया ये डीपोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन होता है। तो बहुत आसान है, पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन, पी वेव। क्यूआरएस जो होता है पूरा का पूरा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर में पहले सेप्टम डीपोलराइजेशन तो क्यू वेव, और ये जब आपका वेंट्रिकुलर जब आपका डीपोलराइज होता है तो आर वेव, और जब आपका बेजल एरिया होता है तो वो एस वेव। तो ये कंप्लीट जो है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो जाता है, और ये पिक्चर कंप्लीट डीपोलराइजेशन है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट लाइन है। और फिर जब रीपोलराइजेशन स्टेट आता है, रीपोलराइजेशन स्टेट, तो वो कहलाता है टी वेव, वो कहलाता है टी वेव। तो इसका मतलब जो है, हमें जो वेव कौन सी मिल रही है, पी वेव, क्यूआरएस वेव और टी वेव, ठीक है। सेगमेंट जो है, आपको जो सेगमेंट होता है वो पी से स्टार्ट होता है, पी और आर, यानी कि होना चाहिए बिगिनिंग ऑफ पी एंड एंड ऑफ क्यू, एंड ऑफ दिस इज एंड ऑफ पी एंड द बिगिनिंग ऑफ क्यू, लेकिन हम इसको बोलते हैं पी आर सेगमेंट है। एक यहाँ पी आर सेगमेंट है, और इसको बोलते हैं एस टी सेगमेंट भी बोल देते हैं, ओके। और अगर इंटरवल की बात करें तो एक पी आर इंटरवल है, ठीक है, और उसके बाद क्यूआरएस को इंटरवल भी बोलते हैं। ये जो क्यूआरएस जनरेट होता है, तीन वेव है, तो क्यूआरएस वेव या क्यूआरएस इंटरवल, और उसके बाद जो आपका होता है क्यू टी इंटरवल, उसके बाद क्यू टी इंटरवल होता है। तो अगर मैं बात करूं वेव की, अगर वेव की बात करूं तो वेव में क्या हो गया, एक पी वेव और एक क्यूआरएस वेव और एक टी वेव, ओके। सेगमेंट कौन कौन सा है, सेगमेंट में पी और आर, पी आर सेगमेंट है, और उसके बाद एस टी सेगमेंट, यहाँ से यहाँ एस टी और यहाँ से यहाँ पी आर सेगमेंट। और अगर इंटरवल की बात करूँ तो पी आर इंटरवल, क्यू आर एस इंटरवल, क्यू आर एस इंटरवल, और उसके बाद जो है क्यू से क्यू टी इंटरवल जो है ये आपका कहलाता है। तो होल कहानी स्टोरी आपका ये है कि आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है हार्ट में जो प्रोड्यूस हो रही है, वो जो है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताऊं, क्यूआरएस जो वेंट्रिकुलर होता है, वो उसमें क्या होता है, साउंड भी जनरेट होता है। S1 साउंड है और एक जो है S2 साउंड है। S1 साउंड में जब ये डीपोलराइज होता है तो S1 में माइट्रल वॉल्व क्लोज होता है, S2 में एरोटिक वॉल्व क्लोज होता है, और उसके बीच में जो है डीपोलराइजेशन होता है। तो आप जो है साउंड का भी जो है, हार्ट के साउंड का भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेटेड इन द कार्डियक सेल इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इसी को बोलते हैं हम क्यूआरएस सिस्टम, पीआरएस सिस्टम। तो ये है दोस्तों ईसीजी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे एक सेल के अंदर दूसरे सेल में जनरेट हुआ, उसके बाद जो है वो ईसीजी का ये पैटर्न है। और होल स्टोरी क्या है कि हार्ट में पहले एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा, फिर तो एट्रियल जब डीपोलराइजेशन होगा, एट्रियल भाई एट्रियम वेंट्रिकुलर है हार्ट के अंदर, एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा तो पी वेव जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद जब वेंट्रिकुलर कंप्लीट डीपोलराइजेशन होगा, पहले सेप्टम, फिर वेंट्रिकुलर, फिर बेजल एरिया, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा,
और उसके बाद लास्ट में जब रीपोलराइजेशन हो जाएगा, यानी कि ये जो स्टोरी है डीपोलराइजेशन फॉरवर्ड में रीपोलराइजेशन हो जाएगा, तब टी वेव जनरेट होगा। तो यही हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको मिलता है। तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको, एंड थैंक यू वेरी मच, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए।